हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू फॉर इग्नू एंड ड्यू एसओएल। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर ड्यू और एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज इस वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशनशिप सेमेस्टर 5 के लिए वीडियो होने वाली है। आपका जनरल इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है जेई का पॉलिटिकल साइंस, उसके लिए वीडियो होने वाली है। तो सभी ड्यू और एसओएल के स्टूडेंट्स जो हैं इसको वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिकॉज ये सेमेस्टर 5 का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कंटेंट आपको बहुत कम मिलेगा। और इस वीडियो में हम ऐसा कंटेंट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें आप केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आपको ये देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो वही ऐसे इंपॉर्टेंट रिपीटेड सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो आपके एसएल की बुक्स में भी हैं और एग्जाम्स में भी पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है। हम उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए आज हम देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इस सब्जेक्ट में क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं। एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है जिसमें आपसे पूछा गया है। आप ना जगह जगह पे वीडियो पॉज करके लिखना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज अभी हम पीडीएफ आपको नहीं प्रोवाइड करा सकते बिकॉज ऑफ सब टेक्निकल इशू। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके सारी चीजें क्लियरली विजिबल हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है जिसमें आपको डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है कि ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या है। जब आप एसएल की बुक को पढ़ेंगे ना, तो आपको स्टार्टिंग में ये कंटेंट दिख जाएगा कि जिसमें आपको जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है हमारा, उसके ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताया गया है कि हाउ दैट स्टार्टेड, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, क्या की कंपोनेंट्स है। उसी पे ये जो क्वेश्चन है वो बना हुआ है, तो इसके अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चांसेस हैं कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को आपको लिखना कैसे है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पूरा। देखिए, अगर हम ट्रेडिशनल व्यू ऑफ आईआर की बात करें, मैं यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशनशिप को आईआर बोलूंगी, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आईआर जो है इसके ट्रेडिशनल व्यू की बात करें तो हमारा ये जो अर्ली 20 सेंचुरी था उस समय में इसका ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, खासकर जो हमारा वर्ल्ड वॉर 1 था उसके आफ्टर माथ में, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के जो हमारे रिस्पॉन्स में जितने भी परिणाम निकले थे ना, उसके समय से ये जो है हमारा आईआर स्टार्ट हुआ है। ये आपको लाइन जरूर मेंशन करनी है। ठीक है, और की कंपोनेंट्स में आप बता सकते हैं स्टेट सेंट्रिज्म के बारे में। इसमें क्या था कि स्टेट्स को ऐसे देखा जा रहा था जिसमें प्राइमरी एक्टर जो होगा वो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, सोवेरेनिटी, एंड जो ट्रेडिशनली जो जितने भी सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स थे, स्टेट्स का बिहेवियर कैसा होगा, उनको क्रुशियल तरीके से कंसिडर किया गया था और ग्लोबल आउटकम्स को शेप किया गया था। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में आप ये एलिमेंट में आप ये बताएंगे कि रियलिज्म, जिसमें क्या था कि अ डोमिनेंट थ्योरी इन ट्रेडिशनल आईआर realism asserts that international system in anarchy with no central authority, and that states act in their own self interest to maximize power and security। कि वहां पे क्या हो रहा था कि वो अपने स्टेट्स जो थे अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे काम कर रहे थे ताकि उनका पावर और सिक्योरिटी जो है उसको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज किया जा सके। ऐसे ही पावर पॉलिटिक्स भी इसी समय की बात है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल आईआर जो है हमारा, इसमें यही बात बताई गई है कि कैसे मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर की डिटर्मिनेशन हुई है इनके बिहेवियर को लेकर। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको बताना है नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। इसमें क्या है, प्रोटेक्ट करना है आपको टेरिटोरियल। इसमें आप बता सकते हैं कि कैसे नेशनल सिक्योरिटी पे काम किया गया था, जिसमें प्रोटेक्टिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवेरेनिटी ऑफ द स्टेट इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट प्रायोरिटी। ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगी, जिसमें हमारे मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जाएगा, अलायंसेस के की जो चीजें हैं उसको इंश्योर करके नेशनल सिक्योरिटी बनाया जाएगा। ठीक है, एनार्की अगेन इसका मेन की एलिमेंट है, जिसमें दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड इक्वल अंडर इंटरनेशनल लॉ। भले ही इंटरनेशनल लॉ कुछ भी हो, उसमें ऐसा है कि सभी बराबर हैं। किसी भी कंट्री के पास दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में ज्यादा पावर नहीं है या वो उसके कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल नहीं है, ऐसा बोला गया था उसमें। ठीक है, एनार्की में मतलब सभी इक्वल हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल लॉ और इंस्टीट्यूशन इसका एक की एलिमेंट है, जिसमें आप बता सकते हैं कैसे जो स्टेट्स थे उनका मेन एक्टर्स जो जितने भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गया, इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट, जिसमें रेगुलेट किया गया उनके स्टेट के बिहेवियर को, प्रमोट किया गया पीस को, जिसे प्रोवाइड किया फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। ठीक है, शेपिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। देखिए आपको यहाँ पे देखिए, जब आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें आपको लास्ट में ये पूछा गया कि ये जो चीज है आईआर का, ये आपके पर्सपेक्टिव को किस तरीके से ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए पर्सपेक्टिव को शेप करता है, तो वो आप कुछ इस तरीके से बता सकते हैं
कि ये जो पर्सपेक्टिव है ये शेप करता है हमारे अंडरस्टैंडिंग को एज अ ग्लोबल पॉलिटिक्स को, जो एम्फेसाइज करता है रोल ऑफ द की स्टेट मिलिट्री का पावर डिप्लोमेसी का किस तरीके से जो वर्ल्ड है उस वर्ल्ड अफेयर में शेप उसको बनाने में किस तरीके से उनका एम्फेसिस रहा है, वो चीज यहाँ पे देखता है। ठीक है, तो इंटरप्रेटेड्स ग्लोबल इशू जितने भी थे थ्रू द लेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अलायंसेज एंड जितने भी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट थे, प्रिविलेजेस थे, स्टेट सोवरेनिटी, इन सभी को नेशनल इंपॉर्टेंट, तो इस तरीके से ये जो है हमारी ग्लोबल पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंडिंग को इस तरीके से शेप करता है, जैसे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंटनेस एंड जितने भी इम्पैक्ट थे ट्रांजिशनल इश्यूज को लेकर, वो चीज थी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें बताना है व्हाट आर सम लिमिटेशंस ऑफ द स्टेट सेंट्रिक अप्रोच टू आईआर, प्रोवाइड एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट हाउ नॉन स्टेट एक्टर्स इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल अफेयर्स। ऑफ कोर्स देखिए, यहाँ पे आप इस तरीके से बताएंगे कि जितने भी स्टेट सेंट्रिक अप्रोच है आईआर में, वो प्राइमरली फोकस होते हैं उनके नेशनल, जितने भी नेशन स्टेट हैं उनके डोमिनेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर्स को लेकर ग्लोबल अफेयर्स में। ठीक है, हाउएवर ये जो अप्रोच होता है वो सेवरल लिमिटेशंस, स्पेशली जो इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड वर्ल्ड होता है उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स को प्ले एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब लिमिटेशंस ऑफ द स्टेट सेंट्रिक अप्रोच की बात करें तो ये निग्लेक्ट होता है नॉन स्टेट एक्टर्स को लेकर, जिसमें हमारे जितने भी स्टेट सेंट्रिक मॉडल्स हैं वो ओवरलुक होते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं नॉन स्टेट्स को, जैसे कि हमारे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होते हैं, एमएनसीज होता है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हो गया। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गए, तो ये एम्फेसाइज करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होगी, जैसे कि गूगल फेसबुक हो गया, वो इन्फ्लुएंस करेंगे ग्लोबल डाटा को, उस ग्लोबल डाटा से पॉलिसीज बनेंगी और इंटरनेट गवर्नेंस उस तरीके से बनेगा जो इस तरीके से वो बताएंगे, तो कहीं ना कहीं इनका इंपॉर्टेंट रोल पे तो है ही है। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन जो वर्ल्ड है हमारा उसमें ना इंक्रीजिंगली जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पे इकोनॉमी के लिए जो हम डिपेंड रह रहे हैं वो चीज इंक्रीज हो रही है, बिकॉज उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से किसी एक कंट्री को थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमिकली भी, तो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री को भी उसका इफेक्ट देखने को मिल जाता है बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि बिजनेस चल रहे हैं, एमएनसीज चल रहे हैं। ठीक है, दैट्स वाई। सो फॉर एग्जांपल ये जो 2008 की बात कर ले आप, तो उसमें ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा गया था, जिसमें ट्रिगर्ड हुआ था कोलैप्स ऑफ मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉट केवल स्टेट्स बस बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी देखा गया था, जिसमें कई सारे हमारे इंटरनेशनल रिpercussion हुए थे, अफेक्ट हुआ था उससे इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड वाइड की हुई थी, किसी एक कंट्री की नहीं, पूरे वर्ल्ड की कंट्री का, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज थे उनको ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखना पड़ा था 2008 में। तो ये बहुत ही एक मतलब इम्पोर्टेंट और एग्जाम्पल हो सकता है, इसको आप मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारी अदर नॉन सेंट्रिक जितने भी स्टेट सेंट्रिक अप्रोचेज हैं, जो नॉन स्टेट हैं, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनेशनल अफेयर को। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता दीजिएगा, आप वीडियो पॉज करके लाइन बाय लाइन पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट में आपको ट्रांजेक्शनल इश्यूज के बारे में बता देना है। फोर्थ में टेररिज्म एंड ट्रांजिशनल क्राइम के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ में आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीलियरिज्म के बारे में बता सकते हो। ठीक है, और कंक्लूजन में आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि कैसे जितने भी स्टेट सेंट्रिक अप्रोच है वो एक फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट की तरह आईआर में एक तरीके से फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट की तरह काम करते हैं, और वो इंक्रीजिंगली इन्हें एडुकेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि कंटेम्प्रेरी जो ग्लोबल अफेयर्स हैं उनमें नॉन स्टेट एक्टर्स, ग्लोबलाइजेशन, ट्रांजिशनल इशूज किस तरीके से रीडिफाइंड होते हैं और वो किस तरीके से आईआर को इफेक्ट करते हैं या उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होता है, ये सभी चीजें। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप कंक्लूजन में चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसमें आपको बताना है डिस्कस द सिग्निफिकेंट ऑफ एक्सपेंडिंग द वेयर एंड व्हेन ऑफ आईआर। तो यहाँ पे आपको बेसिकली वही बताना है कि कहाँ से कब से जो हमारा आईआर है वो स्टार्ट हुआ था। उसमें आप बता सकते हैं कि आईआर मोस्टली अगर उसकी बात करें तो यूरोप का जो नॉर्दर्न नॉर्थ अमेरिका था उसमें यहाँ पे टॉक हुआ, बहुत ज्यादा बात करी जाती है, बट देयर इज अ लॉट मोर टू लर्न फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ऐसा तो बोला जाता है यहाँ से तट, बट इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं कि कैसे आईआर की स्टार्टिंग हुई थी। फॉर एग्जाम्पल सिल्क रूट की बात कर लिया आप, ये बहुत ही पुरानी बात है। ठीक है, सच अ लॉन्ग अगो। ठीक है, जिसमें आप सिल्क रूट में देखेंगे किस तरीके से कल्चर, ट्रेड और पॉलिटिक्स का कनेक्शन हुआ और एक
दूसरे से चीज़ों को एक्सचेंज किया गया सिल्क रूट के ज़रिए, ठीक है? ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन किस तरीके से हुआ कि आईआर के स्कोप ने इसको बढ़ाया ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन को, ठीक है? फॉर एग्जांपल जितने भी राइज़ ऑफ चाइना है, चाइना का ग्लोबल पावर चैलेंज तरह बनना और वेस्टर्न डोमिनेटेड इंटरनेशनल स्ट्रक्चर बनना, ये एक इसी का तो एग्जांपल है ना। क्योंकि इसमें ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन बढ़ाया चाइना ने, दैट्स व्हाई। ठीक है, हिस्टोरिकल एक्सपेंशन हो सकता है बिकॉज बाय एक्सप्लोरिंग डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स एंड मूवमेंट्स बियॉन्ड द ट्रेडिशनल फोकस ऑन द पोस्ट वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम और द 20th सेंचुरी, स्कॉलर्स कैन बेटर अंडरस्टैंड हाउ पास्ट इंटरेक्शंस बिटवीन सिविलाइजेशन, एम्पायर्स हो गई, कम्युनिटीज हो गई, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस थी मॉडर्न जितना भी हमारा ग्लोबल पॉलिटिक्स है उससे। आप हिस्टोरिकल एक्सपेंशन के थ्रू इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। चैलेंजिंग कन्वेंशनल नैरेटिव, इसमें इसी का क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये, जिसमें आप बताएंगे कि कैसे जितने भी अल्टरनेटिव थे, चाहे वो हिस्टोरिकल हो गया, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट हो गए, वो आईआर के स्कॉलर्स को एक तरीके से क्वेश्चन भी उठाते हैं, कॉम्प्लिकेट डोमिनेंट थ्योरीज भी देते हैं, जैसे कि रियलिज्म हो गया, लिबरलिज्म हो गया, ठीक है। और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, रियलिज्म और लिबरलिज्म को, आप उसको देखना ध्यान से, ठीक है। वेस्टर्न स्टेट, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये सभी चीजें किस तरीके से एक्सपेंड हुई हैं, वेयर और कब हुई हैं, ये सारी चीजें ये इंक्लूड होकर डायनेमिक्स, रेजिस्टेंस एंड कॉपरेशन को हिस्टोरिकली डिफरेंट फॉर्म्स में अक्रॉस वेरियस जितने भी रीजन्स है, पीरियड्स में, उसमें एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आ जाते हैं आप अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है, सॉरी एक्सप्लोर करना है कॉन्सेप्ट ऑफ counterpoints in IR, provide examples of how diverse case studies such as the Silk Road हो गया, indigenous resistance movement हो गया, ये किस तरीके से अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव की तरह काम करते हैं ग्लोबल इंटरेक्शंस में, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है काउंटर पॉइंट्स का आईआर में, वो रेफरेंस में वो रेफर करता है, एक्सप्लोर करता है डाइवर्स एंड वो ऑफन मार्जिनलाइज्ड पर्सपेक्टिव को ग्लोबल इंटरेक्शंस के साथ चैलेंज करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है कि कैसे डोमिनेंटली जो हमारा वेस्टर्न जो सेंट्रिक स्टेट्स हैं, है ना, वो किस तरीके से पावर को सेंट्रिक नैरेटिव्स में बदलती हैं। कि सिल्क रूट के एग्जांपल से समझे तो एंशियंट टाइम पे आप देखेंगे कि कैसे जो सिल्क रूट था वो एक काउंटर पॉइंट की तरह काम करता था, जिसमें ट्रेडिशनल स्टेट का सेंट्रिक के तरह जितने भी हमारे यूरोसेंट्रिक व्यूज था आईआर को लेकर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को, वो वेस्ट ईस्ट इन सभी को डिप्लोमेटिक एक्सचेंज की तरह देखा। उसमें कैसे नेटवर्क्स बने ट्रेड में और कनेक्शन हुआ चाइना का, इंडिया का, पेरिस का, अरेबिया का, ठीक है। और जो ये एम्पायर है, रोमन एम्पायर है, इन सभी का कनेक्शन किसके थ्रू हुआ, सिल्क रूट के थ्रू ही तो हुआ। तो यहाँ से आप इस एग्जांपल के थ्रू इसको बता सकते हैं। अब इंडिजिनस रेजिस्टेंस मूवमेंट में बता सकते हैं कि कैसे जो है हमारा ये मूवमेंट जो है अगेन जो कॉलोनियल पावर था वो प्रोवाइड करता है हमारे अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव को ग्लोबल पॉलिटिक्स के लेकर, ठीक है। तो ये फोकस करता है कि कैसे ये जो इश्यूज है, जैसे कि सॉवरेनिटी हो गया, कल्चर, सर्वाइवल, ह्यूमन के राइट्स क्या होंगे, ये मूवमेंट्स चैलेंज किए गए इसी के थ्रू। लेजिटिमिटी ऑफ कॉलोनियल स्टेट स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, ये सभी जो स्टेट सेंट्रिक और जितने भी ऑफन कोरिस नेचर है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, वो इंडिजिनस रेजिस्टेंस मूवमेंट के थ्रू ही सारी चीजें हुई हैं, ठीक है। ये एग्जांपल आप यहाँ पे बता सकते हैं। और कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि कैसे एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ आईआर बाय कंसीडरिंग अल्टरनेटिव, चाहे हमारा ज्योग्राफिकल हो गया, हिस्टोरिकल या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हो गया, ये अलोंग विद द एक्सप्लोरिंग काउंटर पॉइंट लाइक द सिल्क रोड एंड इंडिजिनस रेजिस्टेंस जितना भी प्रोवाइड किया गया है, एक रिचर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल इंटरेक्शन है, जो चैलेंज करता है कि कैसे कन्वेंशनल नैरेटिव जो होंगे वो दिखाएंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स को लेकर, नॉट ओनली अबाउट द जो स्टेट का पावर है केवल उसके लिए, बट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी, वेस्टर्न डोमिनेंस के लिए भी, और साथ ही साथ जो हमारा इकोनॉमिक, कल्चर और ग्रास रूट्स होंगे उस मूवमेंट्स के लिए भी, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट डिफाइन करना है, प्लानिटरी स्पेस का डिस्कस करना है, सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो आप इसमें प्लानिटरी स्पेस बता सकते हैं कि कैसे जो स्पेस है उसका एक्सप्लोरेशन हुआ, रिसर्च किस तरीके से ये सारी चीजें हुई आईएसएस के बारे में, ठीक है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिएगा, कैसे वेदर फोरकास्टिंग इसके थ्रू किया जा सकता है, सर्विलेंस किया जा सकता है, ठीक है। और स्पेस लॉ और गवर्नेंस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। जियो
कल टेंशन, कॉपरेशन हो गया, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन हो गया, ठीक है? देखिए हमारे आंसर्स काफ़ी बड़े हैं तो हम इन डिटेल नहीं डिस्कस कर सकते। वी आर जस्ट फोकसिंग कि हमें आंसर लिखना कैसे है, ठीक है? वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रोवाइड यू कंटेंट टू राइट इन योर एग्जाम, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का आपको नोट डाउन कर लेना है। ये हमारा थर्ड पॉइंट, ये हमारा फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ, सिक्स्थ, एंड दिस इज हाउ आवर क्वेश्चन एंड्स। एंड नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको बताना है कि कैसे ये जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है ह्यूमन प्लैनेट का रिलेशनशिप का, वो इंक्लूड करता है इंडिजिनस कॉस्मोलॉजीज को, रिलीजियस बिलीव्स को, इन्फ्लुएंस करता है मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेस को, ठीक है? तो यहाँ पे आप इंडिजिनस अब बता सकते हैं कि कैसे मैंने जितने भी कल्चर्स हैं वो अलॉन्ग व्यूड उन्होंने अर्थ को बहुत सारे कॉस्मोस और स्केयर्ड इंटरकनेक्टेड नेट के थ्रू देखा है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल नेटिव अमेरिकन ट्रेडिशन हो गया, ऑस्ट्रेलियन एब्रोजिनल बिलीफ हो गए, उनके अलग बिलीफ्स हैं, ऑस्ट्रेलियंस के, अमेरिकन ट्रेडिशन की अलग ही है, ठीक है? रिलीजियंस बिलीफ अलग होते हैं। क्रिश्चियनिटी की बात कर ले तो उसमें भी आप देखेंगे ऑफन हैव डिपिक्टिंग अर्थ एज द सेंटर ऑफ क्रिएशन, ठीक है? और हिंदुइज्म में देखेंगे तो ये कॉस्मोलॉजी इंक्लूड करता है आइडिया ऑफ साइक्लिकल यूनिवर्स को, जो पीरियोडिकली डिस्ट्रक्ट करते हैं रीबर्थ को, ठीक है? और साइंटिफिक इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिएगा कि कैसे अर्थ सेंटर्ड चीजों को होलिस्टिक तरीके से यहाँ पे रिवॉल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और उनका प्लेस क्या है स्पेस के अंदर, वो चीज, ठीक है? मॉडर्न एनवायरमेंट मूवमेंट्स क्या है, उसमें किस तरीके से चीजों को बताया गया है, अर्थ को एज अ शेयर्ड होप की तरह बताया गया है। इन समरी आप बता सकते हैं हिस्टोरिकल, इंडिजीनियस और जितने भी रिलीजियस बिलीफ्स हैं प्रोफाउंडली ये इन्फ्लुएंस करते हैं मॉडर्न पर्सपेक्टिव को कि स्पेस में क्या चीज चल कैसे है क्या है, ठीक है? और वो ऑफर करते हैं वैल्यूएबल लेसन्स को अबाउट जितने भी इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग जितने भी प्लानिट है उसको लेके, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बिकॉज वी हैव टू डिस्कस सो मेनी क्वेश्चन, सो वी डू नॉट हैव सो मेनी टाइम, सो वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस, ओके? आई विल सजेस्ट यू कि इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार एसओएल की बुक पूरी पढ़कर आए, तभी आपको ये सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ colonialism, imperialism एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन ह्यूमन perceptions ऑन प्लेनेटरी स्पेस। ऑब्वियसली देखिए colonization का किस तरीके से हो सकता है कि इसमें पावर को एक्सपेंड किस तरीके से किया गया है, टेरिटरीज को एक्सप्लोर करके रिसोर्सेज को अल्टरनेटेड लोकल और ग्लोबल परसेप्शन के थ्रू बताया गया है, ठीक है? रिसोर्सेज एक्सप्लेनेशन आप बता सकते हैं, लैंड को इम्पैक्ट किस तरीके से करता है, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल चेंजेस किस तरीके से आते हैं, जो एक्टिविटीज करेंगे उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? डिफोरेस्टेशन होता है लैंड के यूज में भी, और इंपीरियलिज्म में क्या है कि एक्सपेंड होता है बियॉन्ड लैंड कंट्रोल, की लैंड के जितना कंट्रोल है उससे बियॉन्ड एक्सपेंड होता है और इन्फ्लुएंस करता है कल्चरल और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को कि स्पेस के अंदर, ठीक है? कल्चरल सुपरमेसी जिसमें इंपीरियल पावर हो गया जो इम्पोज करता है उनके साइंटिफिक और कल्चरल व्यू को कॉलोनियलाइज पीपल्स के लिए, ठीक है? साइंटिफिक एडवांसमेंट में जिसमें जितने भी इंपीरियल कंट्रीब्यूशन है वो टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट के सच एज जितने भी एस्ट्रोनॉमी है, नेविगेशन है, उस तरीके चीज को एक्सप्लेन करते हैं साइंटिफिक एडवांसमेंट। ग्लोबलाइजेशन में आप बता ही सकते हैं किस तरीके से क्या चीजें हुई है, ठीक है? और इंक्रीज रिसोर्सेज में डिमांड बता सकते हैं कि कैसे इसकी वजह से जो रिसोर्सेज है उनका डिमांड बढ़ा है, ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, लोग पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड तो बढ़ेगा ही, ठीक है? शेयर्ड स्पेस टेक्नोलॉजी और जितना भी हमारा टेक्नोलॉजी है उसका भी एडवांसमेंट हुआ है, हालांकि इसका आप एक टेक्नोलॉजी को दूसरे कंट्री तक पहुंचा सकते हो, इसकी वजह से ये भी फायदा हुआ है, ठीक है? कल्चरल एक्सचेंज हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही, हमें दूसरे दूसरे वेस्टर्न, ईस्टर्न, साउथर्न हर कल्चर के बारे में हमें पता चलने लग गया है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस हुई है इसकी वजह से, न्यू अप्रोच दिखाया गया है कि कैसे अगर कोई कंट्री कोई न्यू अप्रोच अपना रही है, अगर वो बेनिफिशियल है तो अदर कंट्रीज भी उसको ट्राई करती हैं अपनाने का, ठीक है? तो इन समरी आप बता सकते हैं कोलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, ग्लोबलाइजेशन बहुत ही तरीकों से ऐसे परसेप्शन देते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन के प्लानिटरी स्पेस जो है वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और उसका डेवलपमेंट जो होता है अर्थ का और आउटर स्पेस का, वो इसी वजह से उसी के बिहाफ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जिसमें आपको कंटेम्परेरी चैलेंजेस के रिलेटेड ह्यूमन परसेप्शन के बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कैसे जितने भी ह्यूमन से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, चाहे वो स्पेस हो गया, ठीक है, क्लाइमेट चेंज होना, रिसोर्सेज का डिप्लेशन होना, ठीक है, एनवायरमेंटल का डिग्रेडेशन होना,
तो इसमें आप बता सकते हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरीके से सारा ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से सारा क्लाइमेट फैक्टर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होनी चाहिए, वहाँ पे ठंड बिल्कुल कम हो गई, गर्मी ज़्यादा होने लग गई है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें देखने को मिलता है, परसेप्शन क्या हो सकता है, ये चीज़ आप बता सकते हैं, ठीक है? तो यही है अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड पॉइंट में हम रिसोर्स डिप्लेशन की बता सकते हैं। इसका क्या इम्पैक्ट होता है कि इसकी वजह से जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका डिप्लेशन हो जाता है और ये इन्वॉल्व करता है ओवर यूज ऑफ नेचर, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कि वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, फॉसिल्स हो गया, फ्यूल्स हो गए, इनका जब हम ज्यादा ओवर यूज कर लेते हैं तो वो हमें रिसोर्सेज जो है डिप्लेशन हो जाता है उनका, और उसकी वजह से भी हमें बहुत सारी चीजें ग्लोबल कंसर्न में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि हमें बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन देखने की चीजें को मिलता है। और परसेप्शन की बात करें तो देयर इज अ ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ द नीड, जो प्रोटेक्ट करता है, रिस्टोर करता है इकोसिस्टम को, और साथ ही साथ ये परसेप्शन को ड्रिवन करता है इनिशिएटिव को, सच है जैसे कि कन्वर्जेशन एफर्ट्स हो गया, एंटी पॉल्यूशन रेगुलेशंस हो गए, सस्टेनेबल इन डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस हो गए, ठीक है। स्पेस डेब्रिस के बारे में बता सकते हैं कि कैसे जो इसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ेगा, ठीक है, इसका परसेप्शन क्या हो सकता है। और स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड मिलिटराइजेशन के बारे में बता सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है, कैसा है, ठीक है। इसके परसेप्शन की बता सकते हैं आप कि इसके परसेप्शन में बताएंगे कि किस तरीके से जो हमारा एम्फेसिस है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को लेकर वो एस्टैब्लिश करता है लीगल फ्रेमवर्क को, जिसकी वजह से प्रिवेंट होता है जितना भी मिलिटराइजेशन है, स्पेस है, वो प्रमोट करता है एक पीसफुल यूज ऑफ परसेप्शन को, ठीक है। तो इसकी वजह से एक समरी में आप बता सकते हैं कि कैसे जो हमारे कंटेम्प्रेरी में चेंजेस होते हैं वो हमें चैलेंज भी करते हैं, चाहे वो प्लेनेटरी स्पेस हो सकता है, एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, इन्वायरमेंटल के लिए, स्पेस इशू हो गया, एड्रेस करने के लिए सारे चैलेंजेस इन्वॉल्व करते हैं हमारे, रिकॉग्नाइज करने के लिए इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज को लेकर, रिसोर्स डिप्लेक्शन को लेकर, ठीक है। और ये इन्वायरमेंटल जितना भी डिग्रेडेशन है, स्पेस मैनेजमेंट है, वो फोस्टर करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं जिसमें आपको बताना है कि व्हाट अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट फॉर एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस थ्रू इनहांस एड्रेसिंग ऑफ प्लानिटरी स्पेस एंड कलेक्टिव एक्शंस एट द इंटरनेशनल लेवल। तो इंटरनेशनल लेवल में क्या क्या चीजें हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गई थी आपको कि ये क्वेश्चन जो है हम इस सब्जेक्ट के सभी यूनिट से कवर कर रहे हैं, कोई एक स्पेसिफिक यूनिट से नहीं, सभी यूनिट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो एड्रेसिंग कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस जिससे रिलेटेड है कि हमारे जितने भी प्लेनेटरी स्पेस है वो क्या रिक्वायर करता है, किस तरीके की कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है यहाँ पे, ये आप बता सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में आप बता सकते हैं कि कैसे कोलैबोरेट करना जितना भी साइंटिफिक रिसर्च है उसके साथ, और जितना भी डाटा शेयरिंग है वो किस तरीके से हेल्प करता है, एनहांस करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग को इन्वायरमेंटल और स्पेस इश्यूज को लेकर। फॉर एग्जाम्पल ज्वाइंट स्पेस मिशन हो गया, सैटेलाइट डाटा शेयरिंग प्रोवाइडर डेंस हो गया, वैल्यूएबल इंसाइट्स हो गए, क्लाइमेट चेंज को लेकर, रिसोर्सेज डिप्लेशन को लेकर। ग्लोबल एग्रीमेंट की बात करें तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट जितने भी होते हैं हमारे, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज एंड द आउटर स्पेस ट्रीटी हो गया, ये भी एक ट्रीटी बने हुए थे इस पे, ठीक है, इस पे भी आप बता सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किस तरीके से, जैसे कि सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज हो गया, डेवलप करते हैं जो हमारे अडॉप्ट करते हैं सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज को, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब प्रेजेंट में जितनी भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उसकी फुलफिलमेंट तो होगी ही होगी, पर फ्यूचर में जितनी रिक्वायरमेंट होगी लोगों के होंगे, या फिर जो हमारे आप कह लीजिए मतलब हमारे जो उत्तराधिकारी कह सकते हैं आप, उनको जितनी भी आवश्यकता होगी उनकी आवश्यकता को हार्म ना पहुंचाएं, मतलब लिमिटेशन में, एक लिमिट के साथ यूज करना, लिमिट से क्रॉस ना होके, और मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको बचा के रखना, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो इसी तरीके से सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज को भी बचाना इंपॉर्टेंट है। स्पेस डेब्रीज मिटिगेशन एडवांसमेंट्स टेक्नोलॉजीज में क्या है कि ट्रैक करते हैं हम किसमें, इसमें किस तरीके से हमारे स्पेस जो है डेब्रीज है वो हेल्प कर सकते हैं हमें इंश्योर करने के लिए कि कैसे सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्पेस की एक्टिविटीज है, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हो गया, वो किस तरीके से डेवलप करते हैं हमारे डेब्रीज को रिमूव करते हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, गाइडलाइंस है, उसको सैटेलाइट ऑपरेटर्स को वो इसेंशियल किस तरीके से है, ठीक है। एजुकेशन और अवेयरनेस के बारे में बता सकते हैं आप, ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस पहुंचाना किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटी बिल्डिंग करना कि कैसे अगर हम कैपेसिटी बिल्डिंग को सपोर्ट करते हैं तो ये इनिशिएटिव जो है वो डेवलप करेगा कंट्रीज को कि कैसे इनहांस किया जा सके उनके डेवलप एबिलिटी को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे ग्लोबल एफर्ट्स में और एड्रेस करे इन्वायरमेंटल और स्पेस चैलेंजेस को।
पॉलिसी रेगुलेशन की बात करें तो एनवायरमेंटल पॉलिसीज हो गए जो इम्प्लीमेंट करते हैं, इन्फोर्स करते हैं एनवायरमेंटल पॉलिसीज को, जैसे कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पर जितने भी एड्रेसेस है, चीजें हैं, पॉपुलेशन है, डिफॉरेस्टेशन हो गया, इस सभी चीजों को किस तरीके से स्ट्रांगली मैनेज करना है। स्पेस लॉ क्या है, जिसमें अपडेट किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है चीजों को स्पेस लॉ के अकॉर्डिंग, जो एड्रेस होते हैं न्यू चैलेंजेस के, तो जैसे कि स्पेस ट्रैफिक हो गया, मैनेजमेंट हो गया, रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो गया, जो हेल्प करता है, इंश्योर करता है, जिसकी वजह से पीसफुल और सस्टेनेबल यूज हो सके स्पेस का भी। ग्लोबल पार्टनरशिप किस तरीके से, जितने मल्टी स्टेक होल्डर्स होंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगा, तो उससे जो हमारे गवर्नमेंट्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, सिविल सोसाइटी हो गया, उन सभी को जो है डेवलप करने के लिए, भले उनके सामने चैलेंजेस भी आएंगे बट उनके कॉम्प्रिहेंसिव इफेक्टिव सोल्यूशन भी उनको देखने को मिलेगा। तो इन समरी आप बता सकते हैं कि कैसे एड्रेसिंग कंटेम्प्रेरी जितने भी चैलेंजेस हैं वो रिलेटेड है प्लेनेटरी स्पेस को लेकर, जो रिक्वायर करते हैं लेवरेजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। और इसकी वजह से क्या होगा कि इनोवेशन होगा, एजुकेशन होगा, पॉलिसी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, जिसमें जो भी पॉलिसी बनेगी उसमें हर पर्सपेक्टिव से ध्यान रखकर सोच समझ कर पॉलिसी बनाई जाएगी। ग्लोबल पार्टनरशिप इससे काम आएगा। ठीक है, तो वाई वर्किंग टुगेदर टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज इशूज। वैसे भी कहते हैं ना, जब साथ में काम करते हैं तो चीजें ये आसान हो जाती है। तो वही चीज है कि अगर एक साथ मिलकर काम किया जाएगा इन इश्यूज पर, तो ये डेवलप कर सकते हैं, सोल्यूशन दे सकते हैं, हमें प्रमोट कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी को, और इंश्योर कर सकते हैं एक पॉजिटिव फ्यूचर को। तो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली क्या बताना था कि किस तरीके से ये सारी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो प्लेनेटरी स्पेस में कलेक्शन तरीके से एक एक्शन ले सकते हैं, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर इन सभी चीजों को इनहांस किया जा सके। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तभी हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, इसके सोल्यूशन के साथ, सभी क्वेश्चन के बाद साथ। अभी हमारे पास 24 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका कलेक्शन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, तभी हम आगे लेकर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्यूशन कर लिया है। इसके अलावा अगर आपको ये जरूरत होगी, अगर आपको ये वीडियो सही लगा होगा, तभी हम नेक्स्ट पार्ट इसका बनाएंगे, अदरवाइज वी आर नॉट गोना मेक पार्ट 2 ऑफ इट। ठीक है, सो जस्ट डू राइट इन कमेंट सेक्शन यू वांट और नॉट। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक, बिकॉज ये क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत ज्यादा लंबे हैं, तो हम इससे आगे नहीं डिस्कस कर सकते। ठीक है, सो बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 9। ओके, आप जगह जगह पे पॉज करके लिख सकते हैं। देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आई होप आपने लिख ही लिया होगा सारी चीजें, बस मैं आपको गो थ्रू करा दूं कि हमने देखा था क्या क्या। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये था हमारा। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने अच्छे खासे वर्ड्स का यूज करके अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत ना हो, आपको कंटेंट अवेलेबल किया कराया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक चीजों को देख लिया है। सो बस यही कहूंगी, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लाइक शेयर।